अध्याय 90 सिकारा के पंखों की तरह पतला। सफलतापूर्वक साइन इन करने और तियानफे कमर्शियल स्ट्रीट का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। ओह, उन्होंने तियानफे कमर्शियल स्ट्रीट का स्वामित्व प्राप्त कर लिया था। ये हुआन को तियानफे कमर्शियल स्ट्रीट के बारे में पता था। ये जिनलिंग की सबसे अच्छी व्यावसायिक सड़क थी। ये जिनलिंग शहर के केंद्र में था। इसका रुतबा हुआक्सिंग प्लाजा से भी ऊंचा था, इतना खराब भी नहीं। ये जुबान के संतुष्ट होने के बाद उसने अपने हाथ में मौजूद पत्र को देखा। प्रिय छोटे भाई, मैं आपकी प्यारी चौथी बहन हूँ। जब आप ये पत्र देखेंगे तो मैं आपको कुछ बुरी खबर सुनाऊंगा। आज हम घर पर नहीं होंगे, इसलिए आपको अपना दोपहर का भोजन और रात का खाना अकेले ही निपटाना होगा। और ठीक है, आपकी चौथी बहन को कल उसका वेतन मिला। क्या आपको पत्र के बगल में कार्ड दिखाई देता है? कार्ड में 10 लाख युआन है। यह इस महीने के लिए आपकी पॉकेट मनी है। आप इसे खाने के लिए बाहर ला सकते हैं। हम देखो, तुम्हारी चौथी बहन अभी भी तुम्हारे लिए सबसे अच्छी है। ये जुबान ने पत्र को देखा और राहत की सांस ली। ओह चौथी बहन, ये बुरी खबर कैसी है? ये बिल्कुल अच्छी खबर है। ये हुआ ने मन ही मन बुदबुदाया। फिर उसे अपनी चौथी बहन के व्यंजनों पर हावी होने का डर याद आया। घर पर कोई नहीं था, इसलिए ये जुबान घर पर रहने के लिए बहुत आलसी थी। जहां तक बैंक कार्ड की बात है तो उसने इसे नहीं लिया। उन्होंने लियू यानरान को बुलाया। संयोग से लियू यानरान पास में घूम रहा था और दृश्यों को देख रहा था। उसे अभी निकलना बाकी था। ये जुबान का फोन आने के बाद वह वापस चली गई और उसकी ओर देखा। यंग मास्टर, यह क्या है? आज कोई मेरे भोजन का प्रबंधन नहीं कर रहा है। ये हुआ ने अपने हाथ फैलाए। अच्छी बात है, चलो मेरे घर चले और मैं तुम्हें अपना खाना पकाने का कौशल दिखाऊंगा, लियू यानरान ने आत्मविश्वास से कहा। हालांकि ये हुआ ने उसकी आत्मविश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति को देखा और उसका दिल उछल पड़ा। उसने ये भाव अपनी चौथी बहन के चेहरे पर पहले भी देखा था। उसने यह अभिव्यक्ति एक से अधिक बार देखी थी। क्या आप निश्चित हैं कि आप खाना बना सकते हैं? ये जुबान ने पूछा। युवा मास्टर, दूसरों को तुच्छ मत समझो। क्या आप निश्चित हैं कि आप खाना बना सकते हैं? चलो अब किराने का सामान खरीदने चलते हैं। क्या आप निश्चित हैं कि आप खाना बना सकते हैं? लियू यानरान अवाक थी। यंग मास्टर, क्या उनका स्वभाव टूटे हुए रिकॉर्ड जैसा था? मैं कर सकता हूँ, है ना? ये जुबान अवाक थी। अरे, क्या वो उससे पूछ रही थी? इसे भूल जाओ, चलो सामग्री खरीदने चलते हैं। ये जुबान ने लियू यानरान की ओर देखा और अपना हाथ लहराते हुए कहा, मैं हम दोनों के लिए दोपहर का भोजन बनाऊंगा। युवा मास्टर, क्या आप खाना बनाना जानते हैं? लियू यानरान ने ये जुबान की ओर देखा और हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। ये जुबान वास्तव में पागल हो जाना चाहती थी। उन्होंने अद्वितीय पाक कौशल के लिए साइन इन किया। हालांकि जब वह घर पर था तो उसने अपनी बहनों के सामने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। अगर इसका खुलासा हुआ तो भविष्य में उसे घर पर ही खाना बनाना पड़ेगा। हालांकि लियू यानरान के सामने वह स्वाभाविक रूप से अधिक आकस्मिक हो सकता था। हालांकि लियू यानरान की अभिव्यक्ति ने उन्हें बहुत दुखी किया। उसके जैसा छोटा सचिव किसी राजा का मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? अब ये हुआन वास्तव में लियू यानरान को जमीन पर गिराना और उसे थप्पड़ मारना चाहती थी। वे सब्जी बाजार और मछली बाजार पहुंचे। ये हुआन ने चारों ओर देखा और कुछ ताज़ी और अच्छी सामग्री चुनने की पूरी कोशिश की। इसे खरीदने के बाद वे दोनों हाईयू कॉमन एस्टेट चले गए। हालांकि यह स्थान उस विला क्षेत्र जितना शानदार नहीं था जहां ये हुआन का परिवार रहता था, फिर भी इसे एक उच्च स्तरीय पड़ोस माना जाता था। कार पार्क करने के बाद वे दोनों खाना लेकर ऊपर चले गए। उसने दरवाज़ा खोला तो एक खुशबू फैल गई। ये शुवान ने अंदर देखा। ओह माय, ये काफ़ी साफ था। हालांकि घर बड़ा नहीं था लेकिन साफ सुथरा था। इसके अलावा वहाँ कई गुड़ियाएं थीं। ये स्पष्ट था कि यह एक लड़की का घर था। युवा मास्टर, पहले टहलें। मैं रसोई में सामग्री लाऊंगा। ये जुबान की प्रतिक्रिया से लियू यानरान बहुत संतुष्ट थी। फिर उसने सामान उठाया और चल दी। इस बीच ये जुबान इधर उधर चला गया।
फिर सबसे अंदर वाले कमरे में पहुंचकर उसने चारों ओर देखा। यहाँ तक कि ये जुबान भी स्तब्ध थी। जमीन पर काला रेशम और सफेद रेशम बिखरा हुआ था। बिस्तर पर पिकाचू अंडरवियर का पूरा सेट था। इस बीच जब लियू यानरान ने सामान हटा दिया तो ऐसा लगा जैसे उसने कुछ सोचा हो और जल्दी से चली गई हो। हालांकि उसे एहसास हुआ कि ये हुआन उसके शयन कक्ष को देख रही थी। आह, लियू यानरान का दिल बस फटने ही वाला था। वह जल्दी से शयन कक्ष में दाखिल हुई, अपना सामान पैक किया और अलमारी में रख दिया। उसने सुबह अपने कपड़े बदले थे और उसके पास समय की बहुत कमी थी, इसलिए उसने बचे हुए कपड़े पैक नहीं किए। अप्रत्याशित रूप से, कितना शर्मनाक। युवा मास्टर, चलो चलो खाना बनाते हैं। लियू यानरान ने तुरंत एक निर्देशक के रूप में अपनी उपस्थिति खो दी। जब वह ये जुबान से बात कर रही थी तो उसका चेहरा पड़ोस की किसी छोटी लड़की की तरह बेहद लाल था। हालांकि अगले ही पल ये हुआ ने उसकी ओर देखा और गंभीरता से कहा, तुम बस यही रहो, हम खाना नहीं बनाने जा रहे हैं। इसके बजाय मैं अकेले खाना पकाने जा रहा हूँ। रसोई में कदम मत रखना, ठीक है? लियू यानरान अवाक थी। मम्मा, हम। लियू यानरान ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। फिर वह वहीं बैठ गई और अपना मोजा उतार दिया। वह बिस्तर पर लेटी हुई थी और रसोई के चाकू से कुछ काटने और रेफ्रिजरेटर खुलने की आवाज़ सुन रही थी। उसका चेहरा निराशा से भर गया। क्या यंग मास्टर का खाना सचमुच खाया जा सकता है? लियू यानरान ने मन ही मन बुदबुदाया। हालांकि उसके दिल में एक जवाब था। उसे निश्चित रूप से विश्वास नहीं था कि ये जुबान का खाना स्वादिष्ट था। उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ। भले ही किसी बच्चे के पास ज्ञान, बुद्धिमत्ता और शांति हो, लेकिन संभवतः उसके पास ऐसे कौशल नहीं हो सकते हैं ना। हालांकि वह केवल यहीं रह सकती थी और कहीं नहीं जा सकती थी। वे केवल रसोई से लगातार कट रहे चाकुओं की आवाज़ सुन सकते थे। जैसे ही लियू यानरान का धैर्य खत्म होने वाला था और वह देखने ही वाली थी कि रसोई का दरवाज़ा खुल गया। हो गया, चलो खाते हैं। फिर लियू यानरान घबराकर वहां से चली गई। हालांकि रेस्तरां पहुंचने से पहले उसे एक अद्भुत खुशबू महसूस हुई। वह खुशबू बस लुभावनी थी। फिर वह रसोई में चली गई और बर्तनों से भरी मेज की ओर देखा। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मैं। एक पल में लियू यानरान को ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर हथौड़े से प्रहार किया गया हो, जिससे उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह जो देख रही थी उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। ये बहुत भयानक था। क्या ये व्यंजन सचमुच उसके यंग मास्टर द्वारा बनाए गए थे? वहाँ तले हुए झींगे थे। वहाँ प्याज के साथ समुद्री खीरे थे। तले हुए फूल के क्लैम भी थे। इसके अलावा यह क्या था? जल्दी करो और खाना खाने बैठो। बस वहीं खड़े मत रहो। ये हुआन बैठ गया और अपनी चॉपस्टिक से दूसरी तरफ एक डिश की ओर इशारा किया। पहले ये खाओ, नहीं तो स्वाद अच्छा नहीं आएगा। लियू यानरान बैठ गई और उस डिश को देखने लगी जिसकी ओर ये हुआन ने इशारा किया था। सटीक रूप से कहें तो ये बिल्कुल भी कोई व्यंजन नहीं था। प्लेट पर बर्फ की नक्काशी थी। उनमें से हर एक जीवंत था। इस समय वे कलाकृतियों की भांति चुपचाप पड़े हुए थे। हालांकि लियू यानरान स्तब्ध थी। मैं इसे कैसे खाऊं? क्या मुझे ये बर्फ का टुकड़ा खाना चाहिए? फिर देखो, जैसे ही ये हुआन बोला, उसने बर्फ से ढके पंख पर चुटकीली और ताज़ी मछली का एक पतला टुकड़ा उठाया। बूम! इस समय लियू यानरान हैरान रह गई। उसने बर्फ के टुकड़ों की प्लेट की ओर देखा। ये पता चला कि मुख्य व्यंजन सिकाडा के पंखों जितना पतला था। सिकाडा के पंखों जितना पतला होने का क्या मतलब है? ये सिकाडा के पंखों जितना पतला था। कहानी खत्म। अलविदा।